अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मलाइज्ड एंड वेव ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन से मेरा क्या तात्पर्य है। इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रसामान्यीकृत तथा लांबिक तरंग फलन। पीछे हमने अभी डिस्कस करा कि साई स्क्वायर डी टो जो है वो प्रायिकता के समानुपाती है, और अगर मेरा वेव फंक्शन में कोई इमेजिनरी वैल्यू है तो इस साई स्क्वायर को हम लिखते हैं साई इंटू साई स्टार डी टो। साई स्टार साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है जहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू आयोटा का साइन चेंज होता है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दें, जो मेन बात है कि प्रायिकता जो है वो साई स्क्वायर डी टो के समानुपाती है, ना कि बराबर है। दिस इज़ द मेन पॉइंट। प्रोपोर्शनल है, अर्थात जितना इसका मान अधिक होगा उतना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी, ना कि उसके बराबर होगी। पर इस इक्वेशन को जनरली हम लोग जो हैं वो प्रायिकता के बराबर लेते हैं। जब हम मैथमेटिकली सॉल्यूशंस करते हैं तो इस साई स्क्वायर डी टो को हम प्रायिकता के बराबर ले लेते हैं, इक्वल लेते हैं, ठीक है, जनरली। तो अगर हमें इक्वल लेना है तो इस इक्वेशन को, इस प्रोबेबिलिटी इक्वेशन को हमें ऐसे लिखना होगा, साई इंटू साई स्टार डी टो, जो कि प्रोबेबिलिटी को ही शो करता है, और उसका इंटेग्रल लें ओवर द होल स्पेस, तो इट शुड बी इक्वल टू 1। कितना होना चाहिए? यूनिटी। ये यूनिटी ये शो करता है कि आप जितने जो है स्पेस में, ये जो साइन है मैंने सर्कल लगाया यहाँ पे इंटेग्रल साइन के ऊपर, तो ये शो करता है इंटेग्रल ओवर होल स्पेस, अर्थात जितना आपने अंडर कंसिडरेशन स्पेस है उस पूरी स्पेस में इलेक्ट्रॉन नेचुरली कहीं ना कहीं तो है ही। इसलिए हम ये कहते हैं कि इतने एरिया में या इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता एक है, अर्थात यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन है, इतनी ही जगह में है। तो इस होल स्पेस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞। तो ये आंसर हमेशा 1 होना चाहिए। अब जो भी तरंग फलन इस समीकरण का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, प्रसामान्यीकृत वेव तरंग फलन। और यदि नॉर्मलाइज्ड नहीं हो वेव फंक्शन, जो कि जनरली होता है, जनरली ऐसा ही होता है कि इस इंटेग्रल का आंसर 1 नहीं आता, अर्थात जनरली साई नॉर्मलाइज्ड नहीं होता। तो अगर हम इस इंटेग्रल को प्रायिकता के बराबर लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होगा। तो नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है? जितना भी डिफरेंस हो अदर देन 1, उससे हम लोग जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n फैक्टर से, ताकि आंसर क्या आ जाए? 1। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास ये इंटेग्रल इक्वल टू 1 ना आके इक्वल टू n आया, मैं इसको चाहती हूँ 1 बनाना, तो उस n को जब मैं लेफ़्ट साइड ले आऊँगी तो वो बन जाएगा 1 × n इंटेग्रल ओवर होल स्पेस साई इंटू साई स्टार डी टो। और इसे अगर 1 को मैं साई के साथ एसोसिएट कर दूँ, इंटेग्रल के अंदर ले जाऊँ, तो इट विल बी 1/n पावर 1/2 साई इंटू 1/n पावर 1/2 साई स्टार डी टो इज इक्वल टू 1। अर्थात मैंने 1n को √n इंटू √n में जो है वो डिवाइड कर लिया। और इस 1/n पावर 1/2 को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, प्रसामान्यीकृत स्थिरांक। और 1/n रूट इंटू साई को बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, प्रसामान्यीकृत फलन। अब यदि किसी तंत्र की तरंग समीकरण के तरंग फलन के 2 स्वीकार्य मान मेरे पास हों, साई आई और साई जे प्राप्त हों, तो प्रसामान्यीकृत करते हुए हमें कैसे लिखना होगा उसे? साई आई इंटू साई आई मीन्स अगर साई आई साई जे 2 वेव फंक्शंस हों प्राप्त एज ए सोल्यूशन, तो साई इंटू साई आई इंटू साई आई स्टार डी टो भी 1 होना चाहिए। और अगर हम साई जे इंटू साई जे स्टार लिखेंगे डी टो, तो वो भी 1 होना चाहिए। यदि साई आई जो है अधिकल्पित राशि हो, अर्थात इमेजिनरी वैल्यू नहीं हो, तो फिर हम साई और साई स्टार एक ही बात होगी। उसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, साई आई स्क्वायर डी टो का इंटेग्रल इज इक्वल टू 1, और इसी प्रकार साई जे स्क्वायर इंटेग्रल जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 अगेन। और
यदि मेरे पास आई और जे अलग अलग हों, मीन्स आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और उस केस में इंटेग्रल साई आई साई जे स्टार डी टॉ या साई आई स्टार इंटू साई जे स्टार डी टॉ ज़ीरो हो जाएं, अर्थात इन इंटेग्रल्स का आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए। कब? कंडीशन क्या है? व्हेन साई आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो ऐसे वेव फंक्शंस को कहते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस, लाम्बिक तरंग फलन। और इस प्रकार श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम कई बार देखेंगे कि हमारे पास ऐसा सेट ऑफ वेव फंक्शंस होगा, साई आई और साई जे एक ऐसा सेट ऑफ वेव फंक्शंस होगा कि यदि आई इज़ इक्वल टू जे हो तो वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होते हैं, अर्थात उनके इंटीग्रल का आंसर जो है वो इक्वल टू 1 होता है। और यदि साई आई इज नॉट इक्वल टू जे हो तो ऑर्थोगोनल व्यवहार शो करते हैं, अर्थात उनके इंटीग्रल का आंसर सोल्यूशन जो है वो इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसे वेव फंक्शंस को हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन, लाम्बिक प्रसामान्यीकृत तरंग फलन। अब आइए एक उदाहरण लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ऑर्थोगोनल और वेव फंक्शंस हम किस प्रकार से देखते हैं, इनके सॉल्यूशंस इंटीग्रल्स इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 किस प्रकार आते हैं। जैसे मेरे पास दो तरंग फलन है, साई एक्स इज इक्वल टू दिस एंड साई एक्स प्राइम इज इक्वल टू दिस। अब हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ये लाम्बिक फलन है, तो लाम्बिक की कंडीशन लगाने पर अर्थात इनका इंटीग्रल जो है वो क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0, शून्य आना चाहिए। तो हम सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि इनके इंटीग्रल का मान कितना आता है। यहाँ हमें गिवन है साई एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू साई एक्स प्राइम, अर्थात ये दोनों वेव फंक्शन जो है केवल एक्स दिशा में ही हैं, अर्थात सिस्टम जो है मेरा वो एक विमीय बॉक्स में है और जिसकी लंबाई हमें ए दी गई है। ये एन पाई एक्स अपॉन ए, आगे जाके हम देखेंगे कि ये लेंथ ऑफ बॉक्स को शो करता है, अर्थात जो कण है सिस्टम जो है मेरा वो x इज इक्वल टू 0 और a के बीच में विचरण करता है। तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी a। तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, और यहाँ पे k और k प्राइम कांस्टेंट है, उनको हम बाहर ले लेते हैं और इस पूरे इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड कर देते हैं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और इस डिवाइड वाले 2 को इंटीग्रल से बाहर ले लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अब इंटीग्रल के अंदर मेरे पास इक्वेशन आ गई 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, और हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो इसको इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2, और ये वैल्यू जो है वो थीटा के इक्वल है, ये हम पुट कर देते हैं और फिर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रल हमें पता होना चाहिए कि माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये माइनस साइन आ गया मेरे पास, माइनस ये आ गया कॉस थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे ये पूरी टर्म थीटा कहलाएगी। साइन 2 थीटा जो है इसको हम लोग जहाँ पूरे को थीटा मान रहे हैं फॉर्मूला पुट करते हुए, तो दिस इज़ कॉस थीटा इनटू जो है वो डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो इसका थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2n पाई अपॉन ए। एक्स का डेरिवेटिव होगा सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी सभी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आगे आ जाएंगे 2n पाई अपॉन ए के रूप में। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो इट विल बी कॉस n पाई माइनस कॉस 0, और हमें पता है कि कॉस n पाई इक्वल टू 1 होता है और इसी प्रकार कॉस 0 भी 1 होता है। तो दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करने से जो है मेरे पास टर्म विद इन राउंड ब्रैकेट्स क्या आ गई? 0 के बराबर। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये होल टर्म 0 हो गई, इसी प्रकार ये पूरी टर्म भी 0 हो गई, अर्थात इस पूरे इंटीग्रल का आंसर जो है वो 0 हो गया। तो ये सिद्ध करता है कि दिए गए तरंग फलन लाम्बिक फलन है। इस प्रकार आप और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारा दिया गया वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसे किस प्रकार नॉर्मलाइज किया जाता है, ये हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।